अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंट्रोलिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने द कंट्रोल प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप जो है वो है मेजरिंग एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड स्टेप इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड थर्ड पॉइंट इज़ टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है कंट्रोल प्रोसेस की, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है तो इन ये 3 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, जो कि वर्क करते हैं। किसके अराउंड वर्क करते हैं? हमारे पास यहाँ पे हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद ये नीचे लेवल्स लिखे हुए हैं: ऑर्गेनाइजेशन लेवल, डिविजनल लेवल, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इन सब लेवल्स के ऊपर हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, इन्हें देखते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टेप में क्या चीज़ होता है। फर्स्ट स्टेप था मयरिंग, जिसमें हम मयर करते हैं, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए पैरामीटर सेट करते हैं ताकि हम उस चीज़ को मेजर कर सकें। तो मेजरिंग में क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाट वी मेजर, कि क्या हम मेजर करते किस तरह हैं और मेजर करते क्या हैं, क्या मेजर करते हैं और किस तरह करते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाउ, तो ये वो चीज़ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए हम कंट्रोलिंग में मेजरमेंट करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मेजर करते हैं, देखते हैं हालात को, कंपनी में काम कैसा हो रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो कंट्रोलिंग इस तरह करता है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं या फिर बड़े अफसर होते हैं जो कहते हैं कि आज सर विज़िट पे हैं, कहते हैं ना कि विज़िट पे हैं, डायरेक्टर साहब विज़िट पे हैं। तो जो विज़िट पे होते हैं वो जो तरीक़ाकार है वो भी कंट्रोलिंग का तरीक़ाकार है। उसमें ये होता है कि वो ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स बनती हैं, स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी होती हैं, अकाउंट्स की भी होती हैं, जो भी जितने भी कंपनी के लोगों के हवाले से, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके हवाले से स्टैटिस्टिकल, जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ होते हैं, उनके स्टैट्स के फार्मूलाज यूज़ होते हैं और उनकी बेसिस पे भी डिसीजंस किए जाते हैं। तो वो भी एक सोर्स होता है, ठीक है, रिपोर्ट्स। उसके बाद ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया, उससे उससे उसके बारे में, उसके काम के बारे में सवाल जवाब करके पूछ लिया, ठीक है। ओरल रिपोर्ट्स ले ली कि काम कैसा चल रहा है, ठीक है, काम में कोई मसाइल हैं, कैसी परफॉर्मेंस है लोगों की, कि किसी बंदे के बारे में पूछ लेते हैं कि हर बंदा किसी कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं सिचुएशन ना, या आपको कोई और लोग तो नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा बंदे तो नहीं चाहिए, लोग कम तो नहीं है जहाँ पे आप काम करवा रहे हैं। तो इस तरह की ओरल रिपोर्ट पता चल जाती है। एक होती है रिटन रिपोर्ट, जो कि मंथली होती है, वीकली होती है, ठीक है। रिटन रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हर वीक की या मंथ की वो रिपोर्ट दी जाती है कि इसकी हमारी इस टाइम तक की परफॉर्मेंस ये है। तो ये मॉनिटरिंग के या मेजरमेंट्स के तरीक़ाकार हैं, ठीक है। आगे जो दूसरी साइड पे है वो है आंसर के व्हाट का, कि हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, कंट्रोल क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल हम किन लोगों को, किन चीज़ों को मेजर करते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, और दूसरे नंबर पे आता है बजट। एम्प्लॉय में हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एम्प्लॉय एब्सेंटीज़म को देखते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कि हमारे एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई तो नहीं हो रहे, उनकी जो सैलरी उन्हें मिल रही है या वर्क इन्वायरमेंट है उसमें कोई मसाइल तो नहीं है, या उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं है, क्या बर्डन ज़्यादा है, या हमने किसी ऐसे बंदे को कोई टास्क दे दिया जो उससे रेलेवेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी है जिसका ताल्लुक डिज़ाइनिंग के साथ है और उसको आप काम दे देते हैं आगे मार्केट का, ठीक है, जो मार्केट में जाके आप काम करें। एक बंदा डेस्क जॉब का आदी है, वो जो डेस्क जॉब अच्छी कर लेता है, ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क अच्छा करता है और फील्ड वर्क में इतना अच्छा नहीं है, आप उसको फील्ड में भेज देते हैं। और एक आदमी है जो फील्ड वर्क अच्छा करता है, मार्केट में बाहर सड़कों पे जाके लोगों से मिलना, बात करना, आप उसको उस पे बिठा देते हैं, किसी टेबल पे या डेस्क पे बिठा देते हैं। तो अब ये चीज़ें भी सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पे टर्नओवर, कितने लोग, हमारा टर्नओवर कितना है, लोग कितने टाइम बाद हमारी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अगर टर्नओवर ज़्यादा है, मतलब कुछ मंथ्स में लोग आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए कंपनी छोड़ छोड़ के, तो ये भी चीज़ होती है जो कि जिसको हम
मैयर करते हैं, ठीक है। एब्सेंटिज्म को भी मैयर करते हैं। एब्सेंटिज्म को आपको पता है कि लोग छुट्टियां करने ज़्यादा शुरू हो जाएं। अच्छा, बजट में हमारे पास आता है कास्ट, आउटपुट एंड सेल्स। कास्ट होती है इसको भी हम मैयर करते हैं कि हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल पे चीज़ को बनाने में। आउटपुट में आता है हमारे पास प्रोडक्शन, कि हमारी प्रोडक्शन कितनी सामने आई है, ठीक है। इससे हमें अपनी एफिशिएंसी का पता चलता है। और सेल्स से हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी इफेक्टिवनेस हमारी क्या है, कि मतलब सेल्स कितनी हुई है, हमारी मार्केट में कितनी प्रोडक्ट हमने बेच दी है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ की जो कि सेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं, सेल्स कंसल्टेंट हैं या सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मार्केट में जाकर चीज़ें बेचते हैं, तो अगर हमने देखा है अपनी इन्फॉर्मेशन की मेजरमेंट्स की बेस पे कि हमारी सेल्स कम हो रही हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है और यहाँ पे सेल्स कम हो रही हैं, ठीक है, या टर्नओवर भी साथ बढ़ रहा है ये। तो उससे हमें चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि यार इस वजह से हमारी सेल्स कम हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या होता है कि हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ली है, मैयर कर लिए, अब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उससे हम कंपेयर करेंगे। डिटरमिन द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। Significance of variation is determined by the acceptable range of variation from the standards, ठीक है। हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मिसाल के तौर में हमने फोरकास्ट किया था अपने, या बजट बजट जो होता है ना, बजट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि बजट कोई भी साल शुरू होने से पहले बनता है। जिस तरह पाकिस्तान का बजट अनाउंस होता है ना, तो 2020 का जो बजट है तो वो 2020 के शुरू में बताया जाता है कि इस साल का बजट इतना है। मतलब बजट जो होता है वो प्लानिंग से ताल्लुक़ रखता है कि जब हम प्लान करते हैं चीज़ को फिर उसमें बताते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं क्या हमारा बजट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ है, और जितने हमने उसमें चीज़ें अलोकेट की थी कि इतना खर्चा इस चीज़ पे आएगा, तो क्या उतना ही आया या ज़्यादा हुआ है। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जो हमारी वेरिएशंस आ रही हैं कि एक्चुअल और हमारे स्टैंडर्ड्स में, स्टैंडर्ड्स मतलब जो हमने बजट सेट किया था या फोरकास्ट किया था कितनी सेल्स होंगी, इसमें जो वेरिएशन आ रही है तो क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा उनमें, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे है कि इसमें हम जो चीज़ें कंसिडर करते हैं, पहली चीज़ है साइज़ एंड दूसरी है डायरेक्शन। साइज़ कितना है जो वेरिएशन है उसका, ठीक है। जब बड़ा साइज़ है तो दूसरे नंबर पर डायरेक्शन क्या है, ओवर है या अंडर है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सेल्स फॉरकास्ट की हैं, आप समझते हैं हमारी 100 रुपीज़ की सेल्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेल्स होगी 80 रुपीज़ की, ठीक है। अब देखें 20 का डिफरेंस है ना, साइज़ बड़ा है इसका, ठीक है। और क्या है, अंडर है, आपकी फोरकास्ट के अंडर आ रहा है ना, ओवर तो नहीं हो रहा। तो अगर आपने फोरकास्ट 100 का किया था और आपकी सेल्स 120 आ रही हैं, ठीक है, 120, तो इसका मतलब है इसका भी साइज़ बड़ा है लेकिन ओवर है। समझ आ गई। अगर आपकी फोरकास्ट आती है 90, 95, सॉरी 95, 99, ठीक है, 99 आती है, तो 1 या 5 का डिफरेंस है, तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। या 102, 103 आती है, तो वो भी ओवर और अंडर में साइज़ इसका थोड़ा है, ठीक है। समझ आ गई। तो ये हम कंपेयर करते हैं इस तरह से कि चीज़ों के आपस में किस तरह रिलेट हो रही है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप होता है टेकिंग मैनेजरियल एक्शन। जब हम कंपेयर कर लेते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि चीज़ें ओवर थी, अंडर थी, रेंज के अंदर हैं, रेंज से बाहर हैं, ठीक है। फिर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उसकी रेंज का भी आइडिया हो जाता है, और उस समय इसका अंदाज़ा होता है कि हम इस पर मैनेज एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, मैनेजरियल एक्शन लेते हैं। एक तो जो रेंज के अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, रेंज के अंदर चीज़ों का मैं इसमें पॉइंट में आपको समझाता हूँ। अगर कोई लिमिट के या एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर चीज़ें हैं, तो उनके हम क्या करते हैं, डू नथिंग। वी डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करते उनको, हम उनको लेट इट गो, हम उनको जाने देते हैं, ठीक है। समझ आ गई। हम उन्हें कुछ भी नहीं छेड़ते या उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल होती हैं। ओनली इफ़ डेविएशन इज़ जज टू बी इनसिग्निफिकेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ये स्टेटिस्टिकल बेस पे होता है कि स्टैटिस्टिक्स में जो सिचुएशन सामने आती है, ओवर या अंडर की या साइज़ की सिचुएशन होती है, उसको उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। जब स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के रिजल्ट्स में उसमें ऐसे होता है कि मुख्तलिफ़ तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं, और ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। कि हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज से, और जो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो फिर ठीक है, अगर वो इनसिग्निफिकेंट होता है तो फिर हम उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेते। अगर सिग्निफिकेंट होता है, पी वैल्यू उसकी कम होती है,
तो फिर उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल चीज़ें उसकी साइड में नहीं ले के जा रहा, बस इतना समझें कि वो एक्सेप्टेबल रेंज में होता है, इसका मतलब है वो इनसिग्निफिकेंट है, इतना अहम नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। दूसरा पॉइंट है करेक्टिंग एक्चुअल करंट परफॉर्मेंस। अगर मिसाल के तौर पे वो उसका साइज़ बड़ा है और वो ओवर या अंडर है और सिग्निफिकेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन टू करेक्ट द पीपल एट वंस। जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स कम हो रही हैं और साथ में आपके जो सेल्स के लोग हैं वो भी छुट्टियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, एब्सेंटीज़म ज़्यादा है और टर्नओवर भी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे एक तो फ़ौरन एक्शन जो लेते हैं वो क्या होता है, इमीडिएट एक्शन एक लेते हैं। उसमें ये होता है कि आप फ़ौरन से जॉब ओपन करते हैं और लोग जो है ना जॉब के लिए हायर करते हैं, ठीक है। नए लोग आएंगे, एक महीना दो कुछ दिन ना मोटिवेटेड होंगे तो काम करना शुरू कर देंगे। एकदम से बंदा डीमोटिवेट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं हालात के जैसे। तो एक तो हम नए लोग लाएंगे तो उससे हमारी सेल्स वाला जो फैक्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, बेसिक करेक्टिव एक्शन टू लोकेट एंड करेक्ट द सोर्स ऑफ द डेविएशन। इसमें हम ये करते हैं कि देखते हैं कि मसाइल आ कहाँ से रहे हैं, हम सोर्स देखते हैं कि जो लोग एब्सेंटीज़म कर रहे थे, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे थे, टर्नओवर हो रहा है, ये मसला तो है, इसको हमने हैंडल करने के लिए लोगों को रख लिया है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम का सोर्स हमें ना पता चला कि क्या वजह है कि लोग इतनी जॉब को इतनी एब्सेंट्स कर रहे हैं या हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो हम नए लोग रखेंगे तो वो भी चले जाएंगे। तो हम सोर्स को देख के उसके बारे में एक्शन लेते हैं। जो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उनमें हमारे पास ये एंड पे लिखा हुआ है, जो लास्ट हेडिंग है करेक्टिव एक्शंस में, हमारे पास जो एक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें एक एक्शन है चेंज स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, मतलब हम स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कोई कहीं पे इंप्रूवमेंट करनी है वो कर लेते हैं। कंपनसेशन स्कीम, उनकी सैलरी, उनका कमीशन जो बनता है उसके उसमें या बोनसेस हैं उन उसमें हम इंक्रीमेंट कर लें कि हमारी ये मसाइल हैं मार्केट में, अच्छी लोगों को सैलरी दे रहे हैं और अभी तक हमने अपनी सैलरी जो है ना अपडेट नहीं की, तो इस वजह से भी मसाइल होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको दें, हमारे लोग ट्रेन ही नहीं है इतने कि जहाँ हम उन्हें भेजते हैं वो काम वो नहीं कर पाते। या फिर रीडिज़ाइन जॉब, लोगों के ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, हमने जॉब इस तरह की डिज़ाइन की है कि वो मैच नहीं होती उनके साथ, हम दोबारा डिज़ाइन करते हैं या एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि यार आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो जॉब्स हमने सेट की हुई हैं उन्हें डिज़ाइन कर दें, ठीक है। या फायर एम्प्लॉयज़, अगर ज़्यादा बंदे रखे हुए हैं, ये बंदे हमने गलत हायर कर लिए जो हमें ज़रूरत नहीं थे, तो हम उनको फायर कर देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। ये भी इसके अंदर आता है रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स। इसमें ये होता है कि जब हम स्टैंडर्ड्स रिवाइज करते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि हमने बजट सेट किया है या अपना फोरकास्ट किया है, उसमें हम रिवाइज इस तरह करते हैं कि अपना बजट दोबारा देखते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके वाला और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड हमने बनाए होते हैं, एसओपीज़ होते हैं, उनको हम दोबारा देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज़ को हमने अंडर एस्टिमेट किया है, किसी को मिस जज किया है जिस वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो एग्जामिनिंग द स्टैंडर्ड टू असर्टन वेदर और नॉट द स्टैंडर्ड इज़ रियलिस्टिक फेयर एंड अचीवेबल। हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रियलिस्टिक फेयर और अचीवेबल होने चाहिए। अगर इस तरह का कोई ना हो, किसी में मसला हो, तो हम उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वो अचीव हो सके। अप होल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, फिर हम उसके बाद उन उन स्टैंडर्ड्स को अप होल्ड करते हैं, उनको लोगों में बताते हैं कि यार ये सही हैं, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, उनकी हमायत करते हैं। रीसेटिंग गोल्स दैट वर इनिशियली सेट टू लो और टू हाई। फॉर एग्जांपल हमने गोल सेट कर दिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो गोल हमने बहुत ज़्यादा लो लेवल पे सेट कर दिए, जिस वजह से ना मोटिवेशन है ना कोई इतना मकसद ज़ाहिर होता है। तो या फिर हमने बहुत हाई कर दिए, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं जितने हमने रिसोर्सेज को, अपने गोल्स को ज़्यादा कर दिया, और एम्प्लॉयज़ के लिए उन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उनको सेट करें कि जहाँ जो अचीवेबल हों चीज़ें, जो रियलिस्टिक हों, उस तरह से हम चीज़ों को सेट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस जो होता है द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट जो होता है उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? द एक्यूमुलेटेड एंड रिजल्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वर्क प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने काम होते हैं, जो हम पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें जितनी जॉब्स होती हैं, लोग जितने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सब कंबाइन मिल के जब एंड पे हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि उसकी इनकम कितनी है, उसका लॉस कितना आया है, कितना उसका एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चात किस तरह से उसने हैंडल किए हैं, ये सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस शो करती हैं क्योंकि ये एंड पे सामने आती हैं।
इसमें हमारे पास आता है डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज़, वर्क प्रोसेसेस एंड वर्क एक्टिविटीज़। इसमें हम डिज़ाइनिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं कि हमने स्ट्रैटेजी किस तरह डिज़ाइन की अपनी परफॉर्मेंस को सही बनाने के लिए, वर्क प्रोसेसेस हमारे कैसे हैं एंड एक्टिविटीज़ किस तरह से चल रही हैं, किस फ्लो क्या है और अरेंजमेंट क्या है एक्टिविटीज़ का। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क फॉर ऑफ एम्प्लॉयज़ के काम के आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह होना है, ठीक है, लोग आपस में किस तरह कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह मिल के काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कोऑर्डिनेशन सेट करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की जॉब के करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के काम करने वाले लोग, डिफरेंट फील्ड के लोग, ठीक है, वो आपस में कोऑर्डिनेट किस तरह करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लांट मैनेजर पे इंजीनियर काम करवा रहा है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ, एचआर वालों के साथ, या सेल्स या मार्केटिंग के साथ, परचेज डिपार्टमेंट के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी जो है वो एक तरह से जो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी, तो ये वही रिप्रेजेंट कर रही है। आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज़ द ओवरऑल आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइडेड बाय द इनपुट नीडेड टू जनरेट दैट आउटपुट। हम इनपुट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से, तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी आती है, हमें पता चलता है कि इतना खर्चा हुआ है और उस पर इतनी आउटपुट जनरेट हुई है, ठीक है। तो आउटपुट क्या होता है? हमारी सेल्स रेवेन्यू, कि हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, हमने कितनी चीज़ें बेची हैं। और इनपुट होती है हमारी कास्ट रिसोर्सेज, कितने लेबर मटेरियल, लेबर एक्सपेंस एंड फैसिलिटीज़, मशीनरी कितनी इस्तेमाल हुई है, बिजली कितनी लगी है, और लोगों की तनख्वाहें जो वेजेस गई हैं उस पर कितना खर्चा आया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे कहते हैं इनपुट। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो उसी के बारे में। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली एम्प्लॉयज़ डू देयर वर्क, कि लोग अपना कितना इफेक्टिवली, सॉरी सॉरी एफिशिएंटली, ठीक है, हाउ एफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ डू देयर वर्क, लोग कितना एफिशिएंटली काम करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था ना, ये वाला जो परफॉर्मेंस मेजर है ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट के हिसाब से आउटपुट कितनी जनरेट हो रही है। तो ये एक परफॉर्मेंस मेजर होता है हमारा, जो कि एफिशिएंसी बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसी का मेजर जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है? मेजरिंग हाउ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर एंड हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन इस गोल्स को किस तरह, कितना अच्छे से अचीव कर रही है और कितने अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये ज़ाहिर किस क्या होता है? इफेक्टिवनेस ज़ाहिर करती है ये चीज़ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने कहा था ना, एंड रिजल्ट हमें किस तरह मिल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि कितने इफेक्टिवली हमें अचीव हो रहे हैं। इसका मतलब है कितना टाइम के हिसाब से हमें हमें मिसाल के तौर पे जो सेल्स हमारी होनी चाहिए थी वो हमें अचीव हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें हमारे पास जो हेडिंग्स हैं उनमें उनमें है कि सिस्टम रिसोर्स मॉडल, ठीक है, सिस्टम रिसोर्स मॉडल, द प्रोसेस मॉडल, द मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज मॉडल। सिस्टम रिसोर्स मॉडल क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉइट इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्वायरिंग स्केर्स एंड वैल्यूड रिसोर्सेज, ठीक है। स्केर्स का मतलब होता है कि जो कि बहुत ही नायाब और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक्वायर करना। कि इसमें सिस्टम रिसोर्स मॉडल में ये होता है इफेक्टिवनेस के, कि इस मॉडल में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज हासिल करती है, इस तरह एम्प्लॉयज़ हो गए उसके ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी रिसोर्सेज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपना जो सेटअप फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस तरह की चीज़ें, या फिर रॉ मटेरियल स्पेशली, वो किस तरह से एक्वायर करना है मार्केट इन्वायरमेंट से बहुत ही इफेक्टिवली कि हमें वो फ़ायदा दे, ठीक है, वो हमारे लिए वैल्यू जनरेट करे। तो सिस्टम रिसोर्स मॉडल होता है, इसका एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? रिसोर्सेज के ऊपर, कि इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज कैसे हासिल करने हैं। समझ आ गई? वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू, जो कि बहुत अहम होते हैं, वैल्यूड रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस मॉडल क्या होता है? इसका ज़्यादा फोकस होता है एफिशिएंसी के ऊपर, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी कैसी होगी, मतलब कि प्रोसेस किस तरह इंप्रूव होगा। हमारा फोकस होता है प्रोसेस के ऊपर, मींस के ऊपर होता है, ठीक है। नहीं, मींस तो रिसोर्सेज हो गए ना। इसमें हमारा फोकस होता है प्रोसेस की, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सिस्टम में हमारा। देखिए मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन कन्वर्टिंग इनपुट टू आउटपुट। जो इनपुट हमें हमारी कन्वर्ट करती है आउटपुट में, वो जो प्रोसेस होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबली प्रोसेस है, जो भी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है।
तो या सर्विस सेक्टर है, मिसाल के तौर पे कोई सर्विस स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ धोते हैं, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी आई है, उसके ऊपर आपने गाड़ी उनको वॉश करके और दे दी। अब देखें एक इनपुट है जहाँ से गाड़ी एंटर हुई, आपने उसको गाड़ी को वॉश किया और वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर दी। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में आप देखते हैं कि आपका प्रोसेस कहता है कैसा है, या फिर असेंबलिंग होती है, असेंबली के जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, शो पीस बनते हैं, खिलौने बनते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हैं कि एक असेंबली लाइन होती है, चीज़ें मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़ के चीज़ें बना लेते हैं जिस तरह, ठीक है। तो वो प्रोसेस कितना एफिशिएंट है इस मॉडल में, इस चीज़ को देखा जाता है। पहले में तो रिसोर्सेज के ऊपर एम्फेसिस होता है कि इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज कैसे एक्वायर करेंगे। इसमें एम्फेसिस होता है इस मॉडल में कि हम किस तरह से अपनी प्रोसेस को एफिशिएंटली बनाएंगे, ठीक है। हम इनपुट आउटपुट इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट है द मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज मॉडल्स में होता है द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग ईच कंस्टिट्यूंसी नीड। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनको किस तरह से उनकी नीड को मीट करती है। कंस्टिट्यूंसीज में क्या आता है, आपको याद होगा हमने स्टेक होल्डर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। उसमें आपके कस्टमर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, सप्लायर्स आते हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़ आती हैं। उसके अलावा जितने भी हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े थे वो कंस्टिट्यूंसीज में आते हैं। कि एक इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपने कस्टमर की नीड पूरी करेगी, एम्प्लॉयज़ की नीड पूरी करेगी, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, ये बाकी इस तरह की चीज़ें जो भी इसमें शामिल होती हैं, उनकी नीड्स को किस तरह से पूरा करेंगे, ये अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। क्या हमने अपने लोगों की तनख्वाहें उनको देनी है, कस्टमर की प्रोडक्ट उनको डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। उसके अलावा ये देखते हैं कि हमारे टैक्सेस टाइम से पे हो, हमारे ऊपर कोई रेपुटेशन का या इलीगल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके अलावा सप्लायर्स को देखते हैं कि जो हमें जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, मतलब जिन लोगों से इनका के साथ मिल के ये बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनके बारे में इनका ज़्यादा तरफ ध्यान होता है कि अगर वो हमारे साथ ठीक होंगे, हमारा बिज़नेस सही चलता रहेगा। तो इफ़ेक्टिवनेस में ये 3 किस्म के मॉडल आते हैं, ठीक है? तो हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के वो किस तरह से होता है, फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उसमें, और बाकी फीडबैक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे रेलेवेंट भी नहीं है। तो हम